स्टार्ट। चुनाव कोई भी हो, आजकल मुफ्त की रेवड़ियों, बेतहासा चुनाव खर्च, अभद्र भाषा और भद्दे भाषणों पर आकर टिक गया है। निश्चित तौर पर इन मुफ्त की रेवड़ियों से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। हो सकता है आगे भी जीते जाते रहें, लेकिन राज्यों के बजट पर इसका क्या असर होगा, कोई नेता चिंता नहीं करता। प्रत्याशी चुनाव लड़ने के नाम पर जो करोड़ों रुपए का काला धन पानी की तरह बहाते हैं, आखिर उसका नुकसान तो आम आदमी को ही होता है। जब एक ही इलाके में अचानक करोड़ों रुपया बहाया जाएगा तो हर चीज़ महंगी होनी तय है। जिस दिन आम आदमी को इन मुफ्त की रेवड़ियों, इस खर्च चुनाव का असल स्रोत पता लग गया और इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया, तो फिर नेताओं के ये फंडे धरे रह जाएंगे। जिस दिन जनता को गुस्सा आ गया, उस दिन किसी से कुछ नहीं संभलने वाला, क्योंकि सामूहिक गुस्सा जंगल की आग की तरह होता है और जंगल में जब आग लगती है तो ना तो वे बरगद बच पाते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और ना ही वे बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। हालांकि भारत में वैसा नहीं हो सकता जैसा हाल ही में नेपाल में हुआ, लेकिन हारे हुए को जिताने और जीते हुए समूहों को हराने का करतब तो यहाँ भी हो ही सकता है। चुनावी तरकीबों की बात की जाए तो प्रचार से लेकर जीत तक में हल्कापन आ चुका है। चुनावी सभाओं में गालियां दी जा रही हैं। चुनाव आयोग को ना प्रत्याशी के असल खर्च का पता पड़ पाता और ना ही उसके व्यवहार का। जीत इतनी छितरी हुई और हल्की हो चुकी है कि उसमें नैतिकता या वजन जैसा कुछ नहीं रह गया है। साफ सुथरे और ईमानदार चुनाव की दिशा में एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में जीत प्रतिद्वंद्विता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जीते हुए प्रत्याशी के लिए कुल डाले गए वोटों के कम से कम 50% वोट लाना अनिवार्य कर देना चाहिए। यानी किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में अगर 1 लाख वोट पड़ें तो जीतने वाले प्रत्याशी को कम से कम 50,000 या उससे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। ऐसा करने से किसी एक क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी।
और कुछ हद तक ही सही चुनाव खर्च पर भी अंकुश लग पाएगा। इस सुझाव के पीछे अटल जी का तर्क ये था कि अभी जो हो रहा है, अभी जो लोग जीत रहे हैं, सही मायने में तो वे हारे हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और वोट पड़े 1 लाख। 2 प्रत्याशियों को 30-30 हजार वोट मिले और एक को 40,000। निश्चित तौर पर 40,000 वोट पाने वाला विजयी घोषित होना भी चाहिए, क्योंकि नियम भी यही है। लेकिन सही मायने में इस जीते हुए प्रत्याशी के विरोध में 40 की तुलना में 60,000 वोट पड़े हैं, जिसके पक्ष से ज़्यादा विपक्ष में वोट पड़े हों, वह विजयी कैसे हो सकता है। खैर, जीत हार की इस राजनीति के चलते यह सुझाव कभी नहीं माना गया। नतीजा यह है कि विरोध के वोट को बांटने के लिए नोटों के दम पर बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं। वोटों का बंटवारा किया जाता है और चुनाव जीत लिए जाते हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग के प्रयासों का सवाल है, इस ओर किसी चुनाव सुधार या स्वच्छ, ईमानदार चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद करना लगभग बेमानी है, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमेशा से कभी विपक्ष के सवालों के जवाब देने में तो कभी सत्ता पक्ष को सही ठहराने में ही खर्च होती है। सरकार चाहे जिस भी दल की रही हो, एक TN शेषन का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो चुनाव आयोग हमेशा सुस्त ही रहा है। वैसे चुनाव आयोग या राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले हम आम लोगों को जागना होगा। पार्टियों, नेताओं के इरादों, मंतव्यों को समझने की हमारे शक्ति को जागृत करना होगा। चुनाव और चुनावी राजनीति को पटरी पर लाने के लिए इसके सिवाय ना तो कोई रास्ता है और ना ही आगे कोई रास्ता हो सकता। आम आदमी नहीं जागा तो बाजारीकरण के इस दौर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। बाजारीकरण से याद आया कि यह किस हद तक हावी हो चुका है, हमें खबर ही नहीं पड़ती। कवि और लेखक संपत सरल का कहना है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है कि कल को गांवों में मेल भरेंगे और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे
ऑनलाइन कैसे बिक पाएंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बहुप्रतीक्षित थी, लेकिन इस दौरान उठी असहमति की आवाज़ें बताती हैं कि 28 महीनों की जातीय हिंसा के दौरान मणिपुर को मिले जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 3 घंटों का दौरा काफ़ी नहीं हो सकता था। पीएम के मणिपुर पहुंचने से कुछ घंटों पहले ही विरोध प्रदर्शन करने वालों ने उनके स्वागत में लगाए पोस्टर फाड़ दिए थे। उनके रवाना होने के कुछ घंटे बाद फिर से हिंसा भड़क उठी। आक्रोशित भीड़ ने चूड़ाचांदपुर में एक कुकी नेता का घर जला दिया। कई अन्य घरों पर हमला किया गया। इसी इलाके में एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने शांति का आह्वान किया था। छात्राओं से पारंपरिक लोकगीत सुने थे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सत्य, समाधान और न्याय के रोडमैप के बिना कोई शांति मिशन पूरा नहीं होता। मणिपुर को उन मुद्दों पर राजनीतिक समाधान देने की ज़रूरत थी जिनके चलते यह प्रदेश संघर्ष की भेंट चढ़ते हुए जातीय दौर पर विभाजित हो चुका था। प्रधानमंत्री के दौरे में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनमें एक कामकाजी महिला हॉस्टल, नया सचिवालय और पुलिस मुख्यालय आदि शामिल थे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।